नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपके सामने जो हमारा साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हमने शुरू किया था, उसका ये दूसरा लेक्चर है। और आज हम इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं और कितनी तरह की इंटरेस्टिंग, इतना हल्का करके पढ़ेंगे। जो चीज़ हमने लिखने में जो हमारा वक्त जाया हो रहा था, उसको हमने कुछ कुछ पॉइंट बना के पहले से ऑलरेडी लिख लिया है, परंतु डिस्कशन एकदम फैंटेस्टिक वाली रहने वाली है। परंतु उससे पहले मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि प्लीज़ आप हमारा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आपको मास्टर जी गुजारिश करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम वैसे ही दबाए देते हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम हमारा ये लेक्चर, परंतु थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में दोस्तों हमने कल पढ़ा था कि भाई साहब ये जो है, ये इसकी जननी जो साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की, वो दर्शन शास्त्र आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम कहते हैं 400 ईसा पूर्व के आसपास सुकरात से खेल शुरू हुआ था। उनका एक चेला था प्लेटो, प्लेटो का एक चेला था कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक डी एनिमा नाम की किताब लिखी थी, जिसमें मना दर्शन नाम का एक शब्द मिलता है। उसी की जड़ें हम कह सकते हैं, वही साइकोलॉजी हुआ करता था। हमने ये भी देखा, फिर हमने कहा साहब एक एबिंग हॉस नाम का, मैंने कल एबिन कर दिया था, एबिंग हॉस था। एबिंग हॉस ने क्या करा था कि साहब ये कहा था कि जो हमारा इसका जो अतीत है या इतिहास है, वो बहुत अतीत जो है वो बहुत ही लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। ये बात किसने कही थी? ये एबिंगहॉस ने कही थी। 400 वर्ष पुराना तो इसका इतिहास है। और हमने कल कहा था साहब अतीत तो बहुत सारी घटनाओं का होता है, परंतु जो इतिहास होता है उसको लिखा जाता है। फिर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी शब्द पे गए थे और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर आपने कल का हमारा लेक्चर देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिर आप इस लेक्चर पे आना ताकि आपको पूरी सीरीज समझ में आए। अरस्तु ने मनादर्शन का प्रयोग किया था डी एनिमा में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जो है वो 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने किया था। फिर हम थोड़ा सा आगे थे एबिंगहॉस पे, हमने बता दिया था इसका इतिहास मात्र 400 वर्ष पुराना है। मनोविज्ञान में हमने कहा आदि जनक अरस्तु है, विलियम जेम्स अमेरिकी और विलियम वुंट जो है, यहाँ पे आप वुंट कर लेना, वुंट जो है वो विश्व स्तर पर माने जाने वाले हैं। इधर दर्शन शास्त्र। दूसरा, कल थोड़ा सा एक चीज रह गई थी दोस्तों, वो ये थी कि ये जो मनोविज्ञान है ये कौन सी भाषा का शब्द है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये ग्रीक में ही जन्मा हुआ एक है, तो आप कह सकते हो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी वालों ग्रीक लिख लेना, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो मास्टर बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल कुछ इस कदर पूछ लिया जाता है कि ये लेटिन का होता है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। लेटिन भाषा का भी देखो क्या होता है, दोनों ऑप्शंस में आ जाए तो आपको याद रखना टिक ग्रीक ही करना है, और अगर ग्रीक ना हो तो आपको लेटिन ही करना है। इस बात का ख्याल रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इसकी मेन जड़ें ग्रीक में है, क्योंकि जो ग्रीक है उसकी राजधानी एथेंस थी। एथेंस में फिलॉसफी ने जन्म लिया था। फिलॉसफी में ही या दर्शन शास्त्र में ही क्या था, हमारा मनोविज्ञान घुसा हुआ था। परंतु लैटिन वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, यानी कि प्रशासनिक जो भाषा होती है, कार्य करने की भाषा होती है, वो यही थी। परंतु जो ग्रीक लैंग्वेज थी वो बोले जाने वाली थी। इसकी मूल जड़ें आपको इटली के आसपास पाई जाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो हमें इसमें बहुत ज्यादा गहरे में नहीं जाना है, क्योंकि हमें भाषाविद नहीं बनना है, हमारे सवाल ठीक होने चाहिए। तो ये मूलतः है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द किसका है? तो आप कह सकते हो सर ये तो है ग्रीक भाषा का। और अगर लैटिन आ जाए तो, दोनों आ जाए तो आप इसको टिक करोगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, दोनों आने पर क्या करना है, ग्रीक ही करना है। और अगर ग्रीक ना हो तो आप लैटिन कर सकते हो, अन्यथा ग्रीक ही इसकी जननी है। आप लोग इस बात को ख्याल रखना। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि साहब इसका जो मतलब होता है वो साइकी यानी आत्मा, अध्ययन करना होता है। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी, अनुभव, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। फिर हमने कहा था साहब पहले, सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। आत्मा के समर्थक थे हमारे स्पा यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान था उसमें हम कह सकते हैं पोम्पनोजी था, इसके साथ इमैनुअल कांट भी था। उसके बाद हम आते हैं कि साहब एक बंदे और आए जिनका नाम था चेतना का विज्ञान। इसके विलियम जो वुंट, अगर हम बात करें तो ये इसके प्रतिपादक थे, जेम्स जिसने अमेरिका वाले, है ना। और इसके साथ एक सल्ली नाम का भी बंदा आया जिन्होंने इसका समर्थन कर दिया, चेतना के विज्ञान का। परंतु चेतना पे भी बात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चेतना का खिलाफत करने वाले जो व्यवहार के लोग थे, उन्होंने कहा देखो साहब चेतन मन जो होता है वो तो मात्र 1/10 होता है। साइको एनालिसिस में पढ़ेंगे हम, मनोविश्लेषणवाद में पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था 3 तरह के मन होते हैं, चेतन, अचेतन और आप कह सकते हो अर्धचेतन, है ना, या अवचेतन भी कहते हैं। तो हमने कहा साहब सिर्फ चेतन की बात क्यों कर रहे हो भैया तुम,
अचेतन और अवचेतन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ऐसा होना चाहिए था, इसलिए इसको भी खारिज कर दिया। लास्ट में क्या हुआ? व्यवहार को अपना लिया। किसने? आज की वर्तमान जो हमारी मनोविज्ञान, आगे चलकर पता नहीं क्या हो जाए, हम कुछ नहीं दावा कर सकते। आज के वक्त में व्यवहार को अपनाया। इसलिए वुडवर्थ ने क्या बोला था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्यागी, फिर इसने जो है मन का साथ छोड़ा, फिर चेतना त्याग दी, और फाइनली अब व्यवहार की विधि को अपना लिया। सेकंड ग्रेड, पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा भी गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो थे वो थे थॉर्नडाइक, ऐसा मैंने कल बताया था। व्यवहार के ये सारे के सारे समर्थक थे, और अगर हम बात करें ये आगे चलकर व्यवहारवादी हो गए, और चेतना वाले जो हैं वो संरचनावादी हो गए। आज इन्हीं की बात करेंगे। परंतु उससे पहले दोस्तों, मैंने आपको कल बता दिया था कि ये थोड़ा सा मिस्टेक कह सकते हो आप, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मिस्टेक कह सकते हो। मैकडुगल जो थे ना, वो आप थोड़ा सा ढंग से इसमें लिख सकते हैं। जगह मैं यहां बना लेता हूं। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे कल थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी। एक स्कीनर नाम के मनोवैज्ञानिक थे। स्कीनर जो थे वो आप कह सकते हो मौलिक व्यवहारवादी थे। मौलिक व्यवहारवादी कौन था? स्कीनर था। मौलिक व्यवहारवादी स्कीनर था। परंतु अगर हम बात करें मैकडुगल की बात करें, तो ये मैकडुगल जो थे ये मूल प्रवृत्ति के, कह सकते हो आप, मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं। मैंने कल बताया था मौलिक व्यवहारवादी को लेकर कि सब मौलिक व्यवहारवादी एक तरह के कट्टर होते हैं। आपको मैंने लेक्चर में समझाया था, वो देख लेना। परंतु मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति आप कह सकते हो ये जेनेटिक होती है, अनुवांशिकता के साथ आती है, और बंदे के अंदर भावनात्मक या गुस्से वाली कैसी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ जीन का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे इंटेलिजेंट आदमी का जीन आगे अगर जाएगा तो वहां पे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होने के चांसेस रहते हैं, वैसे गुस्सेल जो जीन होते हैं उनसे गुस्सेल, तो ये मूल प्रवृत्ति के ही समर्थक माने जाते हैं या जनक कह सकते हो। फिर हमने थोड़ा सा देखा था, वुडवर्थ की बात कर ली थी। परंतु आज हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो लिप्जिंग शहर में थी। इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया। लिप्जिंग शहर है ना, सीधा सा कार्ल मार्क्स में है, विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी 1879 में। और फिर हमने कहा था कि इस तरह से बात करेंगे। हमने विकास और इतिहास पढ़ लिया। आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हम हमारा संप्रदाय, और हम पहला संप्रदाय देखते हैं। आप बहुत सारे संप्रदाय देखोगे, पहला संप्रदाय हम देखते हैं कि सबसे पहला संप्रदाय था संरचना, है ना। संरचनावाद जो है वो पहला और प्राचीनतम संप्रदाय है, और इसके प्रतिपादक जो है वो विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने ये बोला था कि देखो, मनोविज्ञान का जो मूल तत्व है वो चेतना होता है। आप चेतना का अध्ययन कर लीजिएगा। यानी चेतना में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप कह सकते हो संवेदना आती है, भाव आते हैं, है ना। ये सारी चीजें, भाव में ही आप कह सकते हो बहुत सारे तरह के भाव अलग अलग हो सकते हैं। और संवेदना होती है, करुणा हो सकती है ना। संवेदना का मतलब सेंसिटिविटी हो सकती है आप में, कि आप किसी दूसरे के साथ अत्याचार हो रहा है तो वैसा ही आप महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसी को मनोविज्ञान कह दिया। यानी कि इसका जो संरचनावाद के जो विलियम, हमने कहा कि ये वुंट थे इसके प्रतिपादक, इन्होंने कहा कि संरचनावाद का मूल तत्व चेतना होती है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, संरचनावादी किसको सबसे पहले मानते थे, या उनका जो मूल तत्व था, इसकी जड़ें थी, वो क्या थी? तो आप कह सकते हो चेतना थी। अब सुनो क्या हुआ खेल। अब आया कार्यात्मवादी। ये फंक्शनलिस्टिक थे, ये फंक्शनल जो कार्यों पे बात करने वाले लोग थे स्कूल पे। प्रतिपादक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन सा? अमेरिका वाले, बार बार कह रहा हूं मैं, है ना, ये अमेरिका वाले थे। इन्होंने कहा कि देखो साहब, आप मस्तिष्क के कार्यों पर ध्यान दो ना, चेतना पे काय को ध्यान देने की जरूरत है। कैसे मालिक? देखो सुनो, क्या होता है कि चेतना तो सीधा संवेदना पे, भाव पे बात कर ली, ठीक बात है। परंतु इन्होंने कहा कि साहब मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, आप कहो कि वो कार्यकर्ता कैसे है, कार्यकर्ता कैसे है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही इन्होंने क्या करा? प्रतिपादन कर दिया कार्यात्मवादी का, या आप कह सकते हो स्कूल ऑफ फंक्शन या फंक्शनलिस्टिक स्कूल। तो ये जो है, ये कौन थे? ये प्रतिपादक विलियम जेम्स थे। तो हमने दो पढ़े। पहला, आप रिपीट करो मेरे साथ, पहला कौन सा था? हमारा संरचनावादी। और संरचनावादी में मैंने कहा वुंट थे, और इसमें भी अगर हम कल की क्लास में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, जिन्होंने चेतना का साथ दिया, यानी कि तीसरे नंबर का साथ दिया, वो सारे आगे चलकर क्या हो गए?
संरचनावादी हो गए, और जिन्होंने व्यवहार का साथ दिया वो आगे चलकर व्यवहारवादी हो गए। और हमने थॉर्नडाइक के बारे में भी देखा था, उन्होंने भी व्यवहार के बारे में साथ दिया था, आगे चलकर हम इसी की बात करेंगे। तो मोटा माटी बात दोस्तों ये है कि कार्यात्मकवादी में फंक्शन की बात की जाती है। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा व्यवहारवाद आता है ना, ये बिहेवियर की बात करता है, आप कह सकते हो बिहेवियरलिज्म। अच्छा, इसमें जो है इसके प्रतिपादक यानी कि शुरुआत करने वाले कौन थे? आप कहोगे सर हिंदी में लिख दिया करो, वाटसन थे। कौन थे? आप कहोगे जेबी वाटसन थे। और ये जो वाटसन थे इन्होंने इसकी शुरुआत की। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी दोस्तों, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले व्यवहारवाद है क्या और क्या कहता है? व्यवहारवाद ये कहता है कि देखो, स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा व्यवहार का अध्ययन। हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि संप्रदाय से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं कि क्या है, लर्निंग है, सीखना है या अधिगम है। और आज के टाइम में हम यही मानते हैं दोस्तों। जब शिक्षा मनोविज्ञान शुरू करेंगे ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान में मैं आपको बताऊंगा मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है। आप कहोगे मनोविज्ञान का तो मतलब सर होता है व्यवहार का अध्ययन। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसमें हम कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन। क्या कहा मैंने? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जगह नहीं है तो हम बनाए लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लो, देखो सुनो, नोट करने वाली बात ये है दोस्तों। हाँ, ये मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। हमने कहा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आगे चलकर आप पढ़ोगे दोस्तों इसको। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। हमने कहा शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा। और इधर मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार में अध्ययन। व्यवहार में अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में अध्ययन की बात कर रहा है। तो हमने कहा साहब यही शिक्षा मनोविज्ञान है। सवाल क्या पूछा गया था दोस्तों? सवाल ये पूछा गया था कि शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जो दोनों में हो, एक ऐसा उभयनिष्ठ विषय जो दोनों में हो। तो आप बिल्कुल समझदार प्राणी हैं, इस धरती के सबसे ज्यादा 1350 ग्राम दिमाग है, तो आप कह सकते हो साहब व्यवहार इन दोनों का उभयनिष्ठ विषय है। जिस आदमी ने इतना सा पकड़ लिया था उसका नंबर सही हो गया था। अब हम देखते हैं जेबी वाटसन ने, ये व्यवहारवाद के जनक थे। मैं बार बार कह रहा हूं, हम इसी को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे सीरीज को आगे चलकर शिक्षा मनोविज्ञान में भी। और बुक इन्होंने लिखी थी दोस्तों, एक तो बिहेवियरलिज्म और दूसरा लिखा था कि व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान। आप ये कह सकते हो स्टैंड जो कहते हैं, जो बिहेवियर का साथ देने वाले थे उनका जो स्टैंड पॉइंट होता है, उनकी नजर से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कैसा है। तो दूसरी किताब ये थी। परंतु मैं आपको इसमें 2 चीजें बताता हूं। एक पावलोव का आप नाम सुना होगा आपने, ये भी बिहेवियर वाले थे। एक नाम आपने सुना होगा पावलोव, जिसने कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ते पर वो प्रयोग किया कि घंटी बजी खाना दिया, घंटी बजी खाना दिया, लार टपकी। और आप कह सकते हो SR है ना, इसका मतलब होता है स्टिमुलस, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी उद्दीपक और रिस्पॉन्स का अनुक्रिया। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे ही बता देता हूं, इसीलिए तो मैं पहले लिख के लाया था कि अच्छी चीजें डिस्कस कर पाऊं। पावलोव ने यह कहा था कि अगर आप किसी भी जानवर को या लिविंग थिंग को आप कह सकते हो कि उनका जो मनोविज्ञान होता है, जैसे वो कार्य करते हैं, उनमें बस एक ही रिश्ता होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। जैसे स्टिमुलस क्या हुआ? स्टिमुलस होता है कि आपने कुत्ते को क्या दिखाया? आपने भोजन दिखा दिया, है ना। तो आपने जैसे ही आपने भोजन दिखाया तो उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, स्टिमुलेंस का काम कर रहा है। स्टिमुलस यानी स्टिमुलेंट करना किसी चीज को, है ना, उसको और उत्प्रेरित करना। तो उससे स्टिमुलस का काम किया। और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स क्या आया? उससे रिस्पॉन्स ये आया कि साहब उसे लार टपकने लग गई, है ना। तो यही बस उन्होंने पावलोव ने बताया। हम बाकी आगे चलते हैं। अगला चलते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, है ना, मैंने कल भी बताया था शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थे। लिख लेना बार बार। इन्होंने साहब कुल 2 तरह के नियम दिए थे। इसमें से एक था, आप कह सकते हो प्राइमरी, एक था सेकेंडरी, यानी मुख्य नियम और गौण नियम। ये तो इन्होंने 5 दिए थे और ये इन्होंने 3 दिए थे। ये फिर आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तत्परता का, प्रभाव का, प्रैक्टिस का। इस तरह से हमने कहा था, यानी कि ये सारे के सारे बिहेवियर का साथ देने वाले। ये जो स्किनर था, ये बंदा जिसको मैंने कहा था कि स्किनर मूल, आप कह सकते हो प्रवृत्ति नहीं, मौलिक मूल प्रवृत्ति के थे क्या,
तो हमने कहा था, कल हमने मैकडूगल को बता दिया था कि मौलिक व्यवहारवादी थे, ये मौलिक व्यवहारवादी थे, ये मौलिक व्यवहारवादी थे। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम रहता है क्योंकि मनोविज्ञान की जड़ें सारी इंग्लिश में आपको मिलेगी। तो ये मौलिक व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा था कि एक बार कट्टर आदमी होता है ना, वो ऐसा ही होता है। तो फिर आपने कहा कि सर ये जो स्कीनर था ये सबसे फेमस और लास्ट, क्या कहा मैंने, स्कीनर जो था वो सबसे फेमस और लास्ट व्यवहारवादी था। तो फिर उसके बाद क्या ये खत्म हो गया? नहीं, चलता तो आज भी है। हर एक फील्ड पे अलग अलग तरह से काम किया जाता है। आगे चलकर आपको सारी चीजें समझाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो, आप लोगों को नोट करना हो तो प्लीज आप स्क्रीन को रोक लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड में हो जाया करूंगा। अब आता है गेस्टाल्टवाद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप नेट में भी जाते हैं, तैयारी करते हैं साइकोलॉजी के नेट की, एमए करने के बाद या एमएससी करने के बाद, इस पे सवाल पूछा ही जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, समग्र या पूरा या पूर्ण, कुछ भी कह लो। और इसका देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है, आप पढ़ो। किसी भी चीज का संपूर्ण हिस्सा उसके हिस्सों से बड़ा होता है। किसी भी चीज का संपूर्ण हिस्सा, मेरे साथ साथ पिक्चरेशन करो, और लाइक ए साइकिल, है ना, साइकिल की बात करते हैं। किसी भी चीज का संपूर्ण हिस्सा साइकिल हो गया, उसके अलग अलग हिस्सों से कहीं बड़ा होता है। अर्थात उसके अलग अलग हिस्सों से तो बहुत बड़ा होगा, अर्थात भागों के अलग अलग विश्लेषण से उसके समग्र की विशेषताएं नहीं निकाली जा सकती। लाइक क्या, आपने उसके टायर का अध्ययन किया, अगले टायर का अध्ययन किया, चेन का अध्ययन किया, छोटे छोटे नट बोल्ट जितने भी होते हैं सबका अध्ययन किया, सीट का, स्टीयरिंग का, एवरीथिंग जो भी था उसमें। परंतु क्या सबका अध्ययन करने के बाद अगर मैं आपको ना कहता कि उसका संपूर्ण हिस्सा एक बाइसिकल होता है या साइकिल होता है जो चलाने के काम आता है, तो क्या आप इस नतीजे पे पहुंच सकते थे कि साथ ये चलाने के काम आता है? नहीं, शायद आप किसी एंटीना के बारे में सोचते कि इसके वायर लगा सकते हो, शायद आप ये कहते कि एक टायर इधर होगा एक टायर इधर होगा तो बैलगाड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ और सोचते आप, है ना। यानी कि उसका संपूर्ण हिस्सा कहीं बड़ा होता है। तो यही कहा इन्होंने। और एग्जांपल देके देखते हैं, और एग्जांपल, जैसे आप लोगों को कहूं कि साहब एक आपके घर पे टीवी लगा हुआ है, इस टीवी में आपको कुछ एक सलमान खान इधर उधर एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है वहां पर? नहीं, वहां पर कुछ एक ऐसे रंग हैं, कुछ एक ऐसे कलर्स हैं जो वहां पर कभी जल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी वो किसी कलर में चेंज हो रहे हैं, कभी किसी कलर में चेंज हो रहे हैं। और उन सब का समग्र हिस्सा, उन सभी रंगों का अलग अलग विश्लेषण हम अगर देखें और उनका एक संपूर्ण हिस्सा बनाएं तो सलमान खान बन रहा है। हकीकत में सलमान खान नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब फोटो डाला कहीं पर, और वो लक्षद्वीप वाला आपने केस देखा होगा, मालदीव की जो हम कह सकते हैं वाट लगा दी, वो जो फोटो है उस फोटो को जूम करो, पूरा बड़ा सा जूम करके देखो, उसमें आपको कुछ एक कलर का कॉम्बिनेशन बनकर मोदी जी बने हुए हैं। हकीकत वाले मोदी जी नहीं है। हकीकत वाले तो हमारे पीएमओ में बैठे हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप कुछ देखते हैं उसका आप अलग अलग हिस्सों का जो आप अध्ययन करते हैं, उसका संपूर्ण हिस्सा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में आप लोग नहीं सोच सकते, ऐसा गेस्टाल्ट वालों ने कहा, है ना। अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, और गेस्टाल्ट के बाद हम कहते हैं एक आता है निर्मितवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरी तरफ से लगा लेना स्टार, एक प्रश्न पक्का आता है। और इसी आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिविज्म से एक प्रश्न पक्का कैसे आता है, क्योंकि थॉर्नडाइक यहीं पे टिका हुआ है और आप कह सकते हो वाइगॉत्स्की यहीं पर टिका हुआ है। वो कैसे टिका हुआ है मैं आपको बताता हूं। इसका केंद्र बिंदु कौन होता है? निर्मितवाद का मतलब होता है कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज को बनाना। कैसे बनाई जाती है? हम तो एजुकेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं, बाकी हमें क्या है मनोविज्ञान में। इसका जो निर्मितवाद का जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, वो बालक होता है। यानी कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बालक अपने निर्माण का ज्ञान का जो निर्माण होता है वो स्वयं करता है। यानी कि जो उसका नॉलेज होता है उसको वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और जो वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है उसी को हमने कह दिया निर्मितवाद, इस प्रोसेस को। दूसरा आप कह सकते हो लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा मतलब ये निकाला जाता है किसका?
निर्मितवाद का। निर्मितवाद का मतलब निर्माण करना किसी चीज का, वो भी स्वयं के द्वारा। तो ऐसा कुछ लोग आए जिन्होंने ये कहा। तो आप कहोगे सर इसमें फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो बहुत सारे लोग ऐसा आपको बता देंगे, संज्ञानवाद अलग से पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें देखी है। अभी अभी मैं कल ही कोई एक किताब देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यूट्यूब के माध्यम से, परंतु काफी अच्छे लेखक हैं, उन्होंने संज्ञानवाद को अलग से दिखाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं क्या, देखो ये जो निर्मितवाद था ना, इसके दो हिस्से बने। दो हिस्से क्या बने, एक तो आप कह सकते हो इसका फर्स्ट हिस्सा था, और एक आप इसका दूसरा अनदर हिस्सा देखोगे। जो इसका फर्स्ट हिस्सा था उसमें इस हिस्से का समर्थन करने वाले थे कौन? आप कह सकते हो सर थॉर्नडाइक, है ना। तो आप अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, तो आप लोग अगर हम बात करें, इसका थॉर्नडाइक नहीं है, आप कह सकते हो कि सर इसका अगर हम हिस्से की बात करें तो इसके थे जीन प्याजे। कौन? जीन प्याजे। तो आप जीन प्याजे की बात कर लो। अब हम बात करें तो इसमें इसमें हम बात करेंगे तो वाइगॉत्स्की की, वाइगॉत्स्की, है ना, यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हो वाइगॉत्स्की। अब दोनों में फर्क सुनो क्या है। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने, जीन प्याजे ने आपको क्या कहा था? जीन प्याजे ने ये कहा था दोस्तों कि कोई भी बच्चा जो होता है, कोई भी अधिगम करता जो होता है, बालक जो होता है, वो जो ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का जो निर्माण करता है वो स्वयं कर लेता है, उससे और किसी की जरूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत आप समाज की कह सकते हो, यानी कि आप इसको कह सकते हो कॉग्निटिव, यानी संज्ञान जिसको कहते हैं हम, संज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। दूसरा इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हो इंडिविजुअल, आप इसी को कह सकते हो इंडिविजुअल के द्वारा रेडिकल, ये सारे नाम इसी के थे। परंतु वाइगॉत्स्की ने इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया। इसने कहा सब कोई भी जो बालक है उसके ज्ञान का जब निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण जब होता है तो इसके चारों तरफ के जो समाज का वातावरण होता है उसी पर निर्भर करता है। किसने कहा ये वाइगोत्स्की ने कहा। और वाइगोत्स्की ने किसका फिर हम कह सकते हैं प्रतिपादन किया? तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म का, यानी कि सामाजिक निर्मितवाद का या समाज निर्मितवाद का, सामाजिक निर्मितवाद का इसने क्या है प्रतिपादन कर दिया। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो संज्ञानवाद को अलग से पढ़ाते हैं, कहते हैं जीन प्याजे ने इसको मतलब संज्ञानवाद को दिया, परंतु उन्होंने कभी निर्मितवाद के साथ जोड़कर नहीं देखा। इन्होंने ये कहा था बालक स्वयं अकेले के दम पे कर सकता है, थोड़ा बहुत समाज और वातावरण की आवश्यकता होती है, परंतु इसने कहा वातावरण और समाज के बगैर अधूरा है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करता। तो हमने 5 पढ़ लिए, अब हम छठे पे आते हैं। और कहाँ गया हमारा छठा? हाँ, मनोविश्लेषणवाद आप कह सकते हो, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस आप कह सकते हो। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। मेरे सबसे सिगमंड सिगमंड फ्रॉइड मेरे सबसे एक पसंदीदा अगर आप कहो टॉपिक में से एक सिगमंड फ्रॉइड भी है। इन्होंने हमारे, आप कह सकते हो, मैं 3 लोगों की बात बताता हूं। एक दोस्तों याद रखना नाम होता है कार्ल मार्क्स। मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लो। दूसरा था डार्विन, और तीसरा था दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड। मैं इतना ही लिख रहा हूं सिगमंड फ्रॉइड क्योंकि हमने यहां पे लिख रखा है। कार्ल मार्क्स ने किसका प्रतिपादन किया था? आप कहोगे सर समाजवाद का किया था। डार्विन ने क्या काम करा था? डार्विन ने कुछ इस कदर काम किया था कि जब तक डार्विन नहीं आया था, चारों तरफ रोम एम्पायर का एक बहुत बड़ा वेटिकन सिटी में पादरियों का गढ़ है, और उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर ने, गॉड ने हमें हाथों से बनाया और हम उसकी सबसे प्रिय संतान है, और हमें उसने हाथों से बनाकर पृथ्वी पे उतार दिया है, और पृथ्वी का जो निर्माण है वो सारा का सारा गॉड ने किया है, यीशु ने किया है, और इस तरह से जो कुछ भी था मामला। अब डार्विन आया, डार्विन ने आकर चूड़े हिला दी, किसकी? पादरियों की। आप कह सकते हो ये जो पूरा सिस्टम था आप क्रिश्चियनिटी का, इसकी सबकी जड़ें हिल गई। क्यों? क्योंकि डार्विन ने कहा था कि साहब कोई गॉड वोड ने नहीं बनाया, हम लोग इवोल्व हुए हैं, हम लोग किसी एक चीज में सुधार करते करते आज हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गए हैं, हमें गॉड ने नहीं बनाया।
जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो ऑब्वियस थी कि उन्होंने पूरे उनकी जितनी भी कॉन्सेप्ट मार्केट में सेट किए हुए थे पब्लिक के बीच में सबको डरा दिया था, एक बार हिला दिया था। अब उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया तो ऑब्वियस है कि उनके खिलाफ बहुत सारे फरमान भी जारी हुए होंगे, उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ा। तीसरे थे सिगमंड फ्रॉयड। जब तक सिगमंड फ्रॉयड नहीं आए थे किसी ने दिमाग को नहीं खोला था। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद शब्द दिया था, उससे पहले सामंतवाद चलता था। उससे पहले आप कहोगे तो रजवाड़ों का टाइम था और आप कहोगे पूरा पूरा किंग सिस्टम था, एरिस्टोक्रेसी फैली हुई थी, यानी गरीब तबके वाला गरीब आदमी था। अमीर हमेशा अमीर रहता था, गरीब के बच्चे हमेशा गरीब, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी चलती आ रही। इस आदमी ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने पहली बार सोशलिज्म दिया कि तुम लोग गरीब नहीं हो, तुम गरीब रह नहीं सकते, तुम्हें और उस अमीर को इस समाज में बराबर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे सिस्टम में समाजवाद लागू हो जाए। समाजवाद का मतलब यही होता है समाज में रहने वाला हर प्राणी एक समान होना चाहिए, बड़ों का धन गरीबों को बांट दो, सबको बराबर कर दो। हालांकि ये बहुत ही ऑथेंटिक लेवल पे लागू नहीं हो सकता, परंतु इस बंदे ने समाजवाद जैसा सिद्धांत दिया था। ये देखो, इनमें से दो यहूदी थे, एक सिगमंड फ्रॉयड और एक ये कार्ल मार्क्स। आप कह सकते हो तो भाई ये यूनिक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने, जब तक नहीं आए थे सिगमंड फ्रॉयड, तब तक दिमाग के बारे में, लोगों को मन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। इन्होंने दोस्तों दो तरह के, आप कह सकते हो, एक आप कह सकते हो सिगमंड फ्रॉयड ने ना दो तरह का खेल खेला। एक था स्थलाकृति, स्थलाकृति। इन्होंने दिमाग के दो हिस्सों को बांटा। इन्होंने कहा एक तो स्थलाकृति वाला होता है जिसको टोपोग्राफिकल कहते हैं, टोपोग्राफिकल, और एक और उन्होंने नाम दिया था, मैं हिंदी में देख लो, संरचनात्मक मॉडल, यानी स्ट्रक्चरल मॉडल, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मॉडल जिसको कहते हैं, या आप मॉडल कह सकते हो, एक ही बात है, यानी संरचना। इसमें टॉपोग्राफिकल में उन्होंने कहा था कि सब तीन तरह के मन होते हैं। आपको बाद में कभी मैं खुल के बताऊंगा इस बारे में, परंतु ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे चलकर हम खूब सारा इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम बाल विकास पढ़ेंगे। इन्होंने तीन तरह के मन को बताया। पहला बताया इन्होंने चेतन, दूसरा अवचेतन या अर्धचेतन कह सकते हो, और तीसरा आप कह सकते हो अचेतन। अचेतन इंग्लिश वाले लिख लो आप, कॉन्शियस, आप इसको कह सकते हैं सब कॉन्शियस, और उसके बाद आप कह सकते हो अनकॉन्शियस। ये तीन तरह के मन दिए, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। चेतन मन वो होता है जिसमें आपका ध्यान बना रहे। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, मुझे पता है मेरा हाथ हिल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, ये सारे जागृत मन से हो रहे हैं, यानी प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण हो रहा है, चेतन मन से देखा जा सकता है। अर्धचेतन किताबें ये कहती है कि साहब बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, परंतु जब ध्यान नहीं दिया तो नहीं जा रहा था। या आप ये यूं कह सकते हो, ये वो वाला दिमाग है जो आपको रात को सोने के बाद भी जिंदा रखता है, यानी आपके दिल की धड़कनों को बनाए रखता है। आप कह सकते हो कि आपकी सांसें चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन चल रहा है, आपका सारा पूरा शरीर का अंग चल रहा है, वो इसी मन से है। परंतु दिन में भी तो चल रहा था, तो ये काम कर रहा था। इसको ध्यान से देखने से पता चलता है चीजों का। परंतु चेतन मन ये प्रत्यक्षण में है, जो आप देख रहे हो, जो हो रहा है आपके दिमाग में जा रहा है। ये बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, आप कह सकते हो बहुत सारी चीजें सारा दिन इंफॉर्मेशन आती है, निकल जाती है। इसमें जाने के बाद चीजों को हकीकत में बदला जा सकता है। जैसे आपने एक किताब पढ़ी हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को ये समझा दिया ना कि मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो चुका है, हो गया। आप कहोगे इसमें क्या, हम समझा ही देते हैं। नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ध्यान व्यान करना पड़ता है, वैसा माहौल सेट करना पड़ता है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अचेतन मन के बारे में डिस्कस करते हैं। अनकॉन्शियस, ये बहुत बड़ा समंदर होता है। समंदर यानी कि बहुत अंधेरे वाली गुफा। ये उस हिस्से की जादूगरियां हैं जिसमें आप समाज में रहते हुए अपनी उन इच्छाओं को बाहर नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करते हैं, इस अचेतन मन यानी बहुत अंधेरे वाली गहरी गुफा होती है, और आप जो भी आपको, आप समाज में खड़े थे, समाज में खड़े खड़े आपके मन में कोई थॉट आया, यानी आप मार्केट में खड़े थे, किसी को लेकर थॉट आया, परंतु सामाजिक प्राणी होने के नाते आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपने कहा इस विचार को दबा देते हैं और इसको गांठ मार के अचेतन मन की गुफा में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, सिगमंड फ्रॉयड ने ऐसा बताया, फिर वही विचार आपके 6 साल बाद में सपना बनकर आता है और फिर आपको कुछ और दिखाई देता है।
और वो कोई मजे की बात बताओ, जो इच्छा आपने अचेतन मन में फेंक दी थी, जो आपने अपनी जो इच्छा स्प्रेस कर दी थी और दबा के आपने गांठ मार के उसको पैक करके फेंक दिया था अंधेरे वाली गुफा में, इस बार जब वो आपके सपने में आती है तब वो कुछ और नया रूप लेकर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टॉपोग्राफिकल था। इसने 3 हिस्सों में यानी स्थलाकृति के तौर पर इसने 3 मॉडल दिए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ये सिगमंड फ्रॉइड ने आपके मन के हिस्से बताए, दिमाग के। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल यानी संरचना का आप इसका कह सकते हो, देखो एक होता है इड, एक होता है ईगो और एक होता है दोस्तों सुपर ईगो। अब देखो सुपर ईगो हम हिंदी में लिख लेते हैं अह, अह होता है शायद, उपहा, अह और प्रहा। क्या होता है? उपहा और फिर दूसरा होता है अह और प्र। आप हिंदी वाले ऐसे याद मत करना, मैं कहता हूं इंग्लिश ही ठीक है हमारे लिए, तो थोड़ा सा क्योंकि इजी होता है। इसने सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो इड होता है ना, ये बिहेवियर होता है, आपका व्यवहार होता है, ये दिमाग की संरचना कह सकते हो, इस मॉडल पे टिकी हुई है। जैसे किसी बच्चे ने आइसक्रीम को देखा और उसका खाने का मन हुआ और झट से पकड़ के खा ली, यानी इसमें काम इच्छाएं आती है, सेक्सुअल डिजायर आती है, ये सारी की सारी चीजें इसमें इड में आती है। दूसरा ईगो, ईगो इंसान को थोड़ा सा नैतिक बनाता है। कैसे? बच्चे ने आइसक्रीम के बारे में जाना, उसने कहा साहब मैं आइसक्रीम खाने का तो बहुत मन है, परंतु उसने अपनी इच्छा को थोड़ा सा दबाया और उसने पूछा कि क्यों ना इससे पहले दुकानदार से पूछ लेना चाहिए। उन्होंने कहा अंकल क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूं? अंकल ने कहा बिल्कुल खा सकते हो, पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा पैसा नहीं है, तो उसने कहा छोटे वाली खा ले, बड़े वाली मत खा। तो साहब इसमें नैतिकता आ गई। और सुपर ईगो वो पर्सनैलिटी होती है जो महानैतिक बना देती है बंदे को। कैसे महानैतिक बनाती है कि मैं आइसक्रीम खाने की बच्चे की मन हुआ बालक का, परंतु उसने दुकानदार से भी पूछने का मन किया, परंतु उसने उससे पहले अपनी मम्मा से पूछा, ले मम्मा आप कहो तो क्या मैं आइसक्रीम खा लेता हूं? तब मम्मा ने कहा कि नहीं खाना है, ठंड है, फलां है, ढिमके। तो ये आपको और ज्यादा थोड़ा सा ढंग का आदमी बना देता है, और ज्यादा नैतिक कर देता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुल 6 तरह के, आप कह सकते हो वाद या संप्रदाय, थॉट, आप कह सकते हो स्कूल ऑफ थॉट, जिसको प्रतिपादन किया। इसके बाद का हमारा लेक्चर शुरू होगा शिक्षा मनोविज्ञान का। ये हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें से हमने सुधार सारी चीजों का कर लिया था। अब आपको लिखित तौर पर पहले से लिख के हिंदी में लाना ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल रहती है, तो आप लोग समझते हैं। परंतु मैं आपसे अब ये गुजारिश करता हूं कि अब भाई साहब इस चैनल को दबा के शेयर करना पड़ेगा आपको, प्रॉमिस करके जाओ। इससे पहले मुझे पता है ये लेक्चर बहुत मजेदार था, आपको बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं खुद इसमें डूब गया था और मैं जी रहा था मजे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट शिक्षा एजुकेशन, आप कितना इस लेक्चर को पसंद करते हैं उतना ज्यादा कमेंट करते जाइएगा, हमारे लिए हौसला उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।